लाइब्रेरी आपको खुशामदीद कहता है। और ज़िमनी इंतखाबात यानी जो 17 जुलाई को हुए और नून लीग और बल्कि सारे हुकूमती इत्तेहाद को जो धचका लगा, 24 घंटे बल्कि 48 घंटे तक वो इस सदमे से सख्ते से नहीं निकल सके थे। लेकिन कल से आपने देखा होगा कि अचानक जो पीडीएम की बैठक हुई, जरदारी साहब की आमद हुई और एक बार फिर नून लीग और हुकूमती इत्तेहाद ने वही लबो लहजा इस्तेमाल करना शुरू किया जो इस्लामाबाद में तहरीके अदम एतमाद से पहले था। मैंने कहा ना कि 22 जुलाई बड़ा यानी अहम दिन इतना ही है जितना 17 जुलाई की, जिसने सियासत की बिसात नून लीग की जहाँ लपेटी वहीं एक बड़ा बहरान खड़ा कर दिया। नंबर तो वाज़े हैं कि 115 नशिस्तें जीतने के बाद पीटीआई और काफ लीग को मुकम्मल हिमायत हासिल है 188 की, और नून लीग के 2 लोग जो रिज़ाइन कर गए हैं उसके बाद 100 अब देखिए 181 रहते हैं, 189 रहते हैं। और कल जहां ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक अरसे बाद फिर गन गरज से जो है पीडीएम का इत्तेहादियों का मौक़िफ़ रखा, वहीं में ग़ालिबन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर आसिफ जरदारी जो है वो लाहौर आए। लाहौर आकर उन्होंने चौधरी शुजात से मुलाकात की। कहा जाता है 1-on-1 मुलाकात थी जिसमें यकीनन उन्होंने अपने पुराने रिश्तों और ताल्लुक़ के हवाले से कायल करने की कोशिश की। और रात के आखिरी पहर तक ये इबहाम रहा कि जो बहरहाल आपको इल्म है ना कि तहरीक एतमाद में चौधरी साहब के 2 बेटे जरदारी साहब उनके घर से ले गए थे, वज़ीर भी बनाया और इस तरह चौधरी हाउस तकसीम हुआ था पहली बार। लेकिन अब आज वादे तौर पर चौधरी शुजात ने यह कह दिया है कि काफ लीग के उम्मीदवार पीटीआई के साथ वज़ारत आला के लिए चौधरी परवेज़ इलाही होंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि जो पूरे ज़िमनी इलेक्शन के दौरान और उसके 24 घंटे बाद पीडीएम नून लीग की क़यादत की पे सख्ता तारी था, लेकिन कल ख्वाजा साद रफ़ीक अपने रवायती घन गरज के साथ आए। उससे पहले राना साहब तो ये तक कर बैठे कि 5 बंदों गायब कर देंगे तो फिर ये किस तरीके से अक्सर लाएंगे। तहरीक इंसाफ के कायद और उनके तर्जुमान फवाद चौधरी का कहना है कि जिस तरह तहरीक अदम एतमाद के वक्त सिंध हाउस में करोड़ों रुपए की मंडी लगी थी, एक बार फिर MPS को ख़रीदा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। और खान साहब ने तो बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार पीपल्स पार्टी के कायद पे किया। और मैंने कहा ना कि वो ख़ुद भी कल यानी इलेक्शन से 24 घंटे पहुंच जाएंगे, बल्कि सारी क़यादत जो है तहरीक इंसाफ की और उनके इत्तेहादी लाहौर में डेरा डाल रहे हैं। फवाद चौधरी का देखिए, उनका भी जो रद्द-ए-अमल और घनगरज ख्वाजा साहब से कुछ कम नहीं थी। आप अंदाजा लगाइए कि वज़ीर दाखिला जो है वो टीवी के ऊपर आता है और कहता है कि 5 लोग जो हैं वो इधर से उधर हो सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। ये वज़ीर दाखिला कह रहा है राना सनाउल्लाह। अगर ये मामला बयानात तक रहता तो कोई हरज नहीं था, लेकिन उसके बाद हमारे रहीम यार खान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। आप अंदाजा लगाएं कि MPAs को 40 करोड़ रुपए में जो है वो खरीदा जा रहा है। ये वो विशियस सर्कल है जो पाकिस्तान में आसिफ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया है। जी, तो मैंने कहा ना कि इल्ज़ामात, जवाबी इल्ज़ामात, करोड़ों के इल्ज़ामात, मंडी, 22 जुलाई का मार्का यकीनन एक बार फिर 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात की तरह मेक और ब्रेक होगा। अगर चौधरी परवेज़ इलाही तख्ता लाहौर पर बैठ जाते हैं तो फिर आप खुद सोचें बग़ैर पंजाब के शरीफ हुकूमत इस्लामाबाद में किस तरह चलेगी। हमारे साथ काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा बड़े सीनियर रहनुमा हैं। और सेनेटर साहब शुक्रिया आपका। जो जरदारी साहब ने जो मुलाकात की चौधरी साहब से और फिर उनके साहिबजादगान के जो मुबहम बयान आ रहे थे उससे ये कन्फ्यूजन बढ़ा, क्योंकि बहरहाल ये तो हकीकत है ना कि तहरीक एतमाद के वक्त चौधरीयों का हाउस पहली बार तकसीम हुआ। 2 चौधरी साहब के साहिबजादगान ने तहरीक अदम एतमाद का साथ दिया। अब क्या सूरत हाल है मोहतरम सेनेटर पर आगा साहब? मेरे ख्याल में पहले भी कोई शुबा नहीं था, ना बार बार कह चुका हूँ कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही यकजान है और हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। चौधरी साहबान में आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है।
चलें, आपकी बात तस्लीम करते हैं कि कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन मैंने बहरहाल इशारा तो किया था। लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक ने और जो पीडीएम की बैठक के बाद राना सलाउल्लाह ने और जो उनकी क़यादत जिस तरह आई है, उनके तो अज़ाइम जो आपने देखे बड़े उससे तो लगता है कि शायद कुछ कार्ड उनके पास हैं। सेनेटर आगा मुजाहिद बरेली साहब, ये मुस्लिम लीग नून की सियासत हमेशा से सियासत में गंद डालने की सियासत रही है, और ये आप इनकी पूरी हिस्ट्री देख लें, इन्होंने हर तरीके से ये माल प्रैक्टिसेस, ये डराना धमकाना, लोगों को उठाना, उनको जोर करना, तशद्दुद करना, सहाफ़ियों के साथ इस किस्म के सलूक, ये इनकी पुरानी तारीख है। और जब भी ये हुक्मरान होते हैं तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर यकीन रखते हैं और हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं। और ये इलेक्शन के अंदर हमेशा नाजायज हथकंडे इस्तेमाल करने के माहिर हैं। इन्होंने जैसे करप्शन के अंदर नई नई इख्तराएं ईजाद की, उसी तरीके से इन्होंने माल प्रैक्टिसेस, इलेक्शन के अंदर माल प्रैक्टिसेस की भी इख्तराएं इन्होंने ईजाद की। ये लोटाक्रसी आपने देखी है, ये छांगा मांगा से शुरू हो जाए, आज तक इनका तर्ज सियासत यही रहा है। तो ये कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह। तो सेनेटर कामिल अली आगा कह रहे थे कि चौधरी ख़ानदान जो है मुत्तहिद है। शुक्रिया सेनेटर कामिल अली आगा साहब। हमारे साथ पाकिस्तान पीडीएम के तर्जमान अब्दुल्ला साहब हैं। और मैंने कहा एक तवील अरसे बाद पीडीएम की बैठक लगी, इस पूरे 3 महीने में गालिबन वजारतें लेने के बाद पहली बार जमा हुए। हाफिज़ साहब को पता नहीं कोई नशिस्त वो मिली या नहीं मिली, लेकिन हाफिज़ साहब शुक्रिया, ज़रा दूर इलाके में है, बड़ी मुश्किल से आपसे रब्ता हुआ है। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल बरेलवी साहब, बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। एक तो मैंने ज़िमनी इलेक्शन के दिन भी गया, अपनी आंखों से इलेक्शन भी देखा, और यही देखा जाता है हाफिज़ साहब कि बड़ा कांटे का मुकाबला। लेकिन ये हाफिज़ साहब जो ज़िमनी इलेक्शन में बहरहाल इमरान खान की जीत हुई, आप लोग जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, तो अब क्यों आप यानी आपने मशवरा वहाँ नहीं दिया कि ज़िमनी इलेक्शन को जो है तस्लीम किया जाए, उसके नताइज और जो वाज़ेह बरतरी अगर हासिल है चौधरीयों को, तो उन्हें जो है वो वज़ारत आला पे आना चाहिए। वो तो कह रहे हैं आपके ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह कि नहीं जी, इलेक्शन भी नहीं कराएंगे, बल्कि पंजाब में भी नहीं छोड़ेंगे। हाफिज़ साहब कौन कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पंजाब में नहीं छोड़ेंगे? किसको नहीं छोड़ रहे हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक ये कहते, पीडीएम के इजलास के बाद ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि जी हम चलें, आम इलेक्शन तो नहीं कराएंगे, लेकिन पंजाब में भी हम जो है वो इतनी आसानी से हुकूमत नहीं देंगे, जबकि नंबर गेम तो वाज़ेह हैं। देखिए बरेलवी साहब, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो आपने नशिस्तों की बात की कि इमरान खान जीत गए, जो मध्य मुकाबिल खड़े थे, ये भी आपको मालूम है कि वो लोग थे जो पूरे 4 साल इमरान खान के साथ रहे, पीटीआई के साथ रहे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पीटीआई ने पीटीआई को शिकस्त दी, कप्तान की खिलाड़ी ने खिलाड़ी को शिकस्त दी है। अलग बात है कि वो पीएमएलएन की टिकट पे लड़ रहे थे। दूसरी बात यह है कि 20 के 20 नशिस्तें उन्होंने जीतनी थी, लेकिन वो तो 5 हार गए, 15 जीत गए। ये तो उनकी नाकामी है। हाफिज़ साहब माजरत के साथ, हाफिज़ साहब आप और ये लोग बड़े जहाँ दीदा लोग हैं, यही तो बात मैं कह रहा था वहाँ पे कि जब हम लाहौर गए तो जिन लोगों ने जो नून लीग के हामी थे, जो उनका वोटर था, ये जो इधर गढ़ी शाहू वगैरह में, वो ये कह रहा था कि 2018 में तो ये बल्ले पे लड़ा था शख्स, अब ये शेर इसको शेर पे पहना दिया, तो इन लोगों ने इतने मासूम है कि टिकट उन्हीं लोगों को दिया। लेकिन वो बात सही नहीं, ये ब्लंडर थी ना, गलती थी ना। आपने मुनव्वर खान को जो सियासी वफादारियां तब्दील कर रहे हैं, उन्हें आपने टिकट दे दिए। ये कौन सी अखलाकियात है सियासत की? मैं तो यही कह रहा हूँ, यही गलतियां हैं, वो सियासी गलतियां जो लुटों को जन्म देता है, जो नजरियाती सियासत को ज़मीनबोस इन्हीं फैसलों से किया जाता है। लेकिन बात यह है कि इस पे खुश होना इमरान खान को, उससे मैं कह रहा हूँ कि उसको खुशी किस बात की? 20 में से 15 तुम जीत गए, वो किससे जीत गए? लोटे से जीत गए।
हाफिज साहब ये तो जरा आप देखें, हाफिज साहब आप तो देखें, आपको मैं अलग रख के देखता हूँ। मतलब ये कि ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें बड़े बड़े हमारे जुगादरी लोग कह रहे थे कि जनाब इमरान खान को 4 नशिस्तें नहीं मिलेंगी, 5 नशिस्तें नहीं मिलेंगी। सख्ते में नून लीग आ गई ना, देखिए पूरी, आप लोगों को तो नहीं करा, उन्होंने लाके पीटीआई पे को लगा दिया, पीपल्स पार्टी को भी, किसी को भी एक टिकट नहीं दिया। यानी जो लोग मुनहरिफ हों, सियासी वफादारियां बदलें, आप उन्हीं को जमहूरियत का हार पहना रहे हैं, उनके गले में शेर डाल लें। ये कौन सी मैंने आपको कह दिया कि जब फैसलों में बिल्कुल इसमें नाकामियों में फैसलों का आंसर होता है, ऐसा नहीं कि उनका आंसर नहीं होता है, वो भी एक वजह हो सकता है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो खुशियाँ किस चीज़ पे मना रहा है कि जब 20-15 पे आके खड़े हो गए, इस पर समंदर में 20 समंदर खुशियाँ इसलिए मना रहे हैं कि उनकी अकलियत अक्सरियत में हो गई, अब उनके हो गए 188, आप उसमें खुशियाँ बना रहे हैं। लेकिन हाफिज साहब वो जो उनकी अक्सरियत थी, जो हमजा शहबाज जीते थे 2197 वोटों के साथ, अब उनके रह गए 20-15, अब उनके 188 है। मैं बुनियादी तौर पर एक सवाल उठाता हूँ। एक तरफ इमरान खान का कहना यह है कि मुल्क की तमाम मसाइल का हल साफ और शफाफ अर्ली इलेक्शन है, दूसरी तरफ वो पंजाब की वज़ारत आला के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल करता है, आदिया को क्रिटिसाइज करना, गालियां देना, तज़हीक करना, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, स्टेब्लिशमेंट को, हालांकि ये बंदा खुद स्टेब्लिशमेंट के गोद में बैठ के इक़्तिदार तक पहुंचा और 50 तक उनके गोद में बिठा के उनकी फिगर मुंह में लेके वो इक़्तिदार के मजे। अच्छा हाफिज साहब आप ये बताइए कि सियासी वफादारी तब्दील करने वालों को, सियासी वफादारी तब्दील करने वालों को सियासी अखलाकियात में ये एजाज़ देना था जो नून लीग ने दिया? मैं वो तो मैंने आपको बता दिया ना, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं आप पहले उनको तो फिर आप वही इमरान खान में मलबा जरूर गिनाएं। इस इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है, ज़िमनी इलेक्शन में इन लोगों ने उन लोगों को वोट दिए जो पहले बल्ले पे लड़े थे। देखिए मेरी बात सुनिए, आप कहते हैं कि अब अक्सरियत परवेज इलाही के पास है और हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं है, 1-2 दिन वज़ारत आला में वो रहे हैं, पर परवेज इलाही है, तो बात किस चीज़ की? तो मैं यही कह रहा हूँ कि उनकी अक्सरियत बन गए तो फिर वो रोते क्यों है? तो बन गए। आप एक बात है, आप तो पहले इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे, अब इलेक्शन से आप क्यों हट रहे हैं? क्योंकि आपका ये तो मैंडेट नहीं है। ये जो 174 लोग हैं इनमें 20 तो मांगे गए। हम कर रहे थे इलेक्शन का मुतालबा, हम कर रहे थे। इमरान खान ने कहा कि मेरे पास 5 साल के मैंडेट है, तो आज इमरान खान क्यों इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं? क्यों खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वो नहीं तोड़वाते हैं, उनकी तहलील नहीं करते हैं, बात करते हैं इलेक्शन की। पंजाब असम्बली के लिए, वज़ारत आला के लिए वो लड़ रहे हैं, हर एक को गाली दे रहा है, बात करते हैं नए इलेक्शन की। किसी भी असम्बली से, कौमी हाफिज साहब मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि इमरान खान को जब 20 लोग छोड़ गए थे उन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। उन्हें वो बैसाखियों पे खड़े थे, वो बैसाखियाँ आपको दे दी गई, 4 हमारे कराची के भाइयों की, 5 बाप की, 1 मैंगल की, 1 अली वजीर की, 2 की यहाँ की, 18 पे खड़ी है। आपका मैंडेट कहाँ है? देखिए मैं मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी, उनको तो मानता हूँ, लेकिन बाकी तो बैसाखियाँ हैं ना, आपका मैंडेट तो नहीं है ना हाफिज साहब। मेरी बात सुनिए, वो बैसाखियाँ जो उनके साथ थी वो तो फाल और फूंकार और डंडे के नतीजे में, लेकिन जब फूंकार और डंडा ने हाथ उठा दिया, वो बैसाखियाँ अपने इख्तियार से फैसले करते हैं। एक आईनी तरीके से तारीख आदम इत्तेमाद के जरिए से हमने उनको हटाया। अब ये सवाल उनसे होना चाहिए जो आप बैसाखियाँ समझते हैं कि भाई आप कल उधर से आज क्यों इधर है? आपको किसने कहा कि इस कैंप से जाके उस कैंप में जाके खड़े हो जाए? बात यह है कि हम आइन पे यकीन रखते हैं, हम किसी बैसाखी पे यकीन नहीं रखते। पंजाब के इलेक्शन के नताइज तस्लीम करेंगे? अगर परवेज इलाही वजीर आला हो गए तो उन्हें तस्लीम करेंगे? देखिए मेरी बात, परवेज इलाही पहले तो आप ये कर रहे थे, मेरे ख्याल में परवेज इलाही वजीर आला नहीं बन सकेंगे क्योंकि मैं दलील देता हूँ। परवेज इलाही साहब के पास 10 MPs है, 10 में से कितने MPs? चलिए हाफिज साहब, आज मैं तो चलिए हाफिज साहब आपका ये बयान ऑन रिकॉर्ड पर आ गया कि 188 वोट के बावजूद
चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे। वो शर्त वर्त लगाना कोई जायज़ वायज़ नहीं होता हमारे शर्त बरेलवियों के, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाफिज़ साहब आपका। और इसके साथ ही ज़रा ब्रेक की तरफ चलते कि माशी सूरत हाल शदीद बहरान का शिकार है। डॉलर तमाम जो है वो हदें क्रॉस कर चुका है, जिसका मजमूई तौर पर मुल्क की मईशत पर जो असर पड़ रहे हैं वो आपके सामने होंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में मुजाहिद बल्बी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। और शरीफ हुकूमत ने 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं और कहा यह जाता है कि 75 साल तारीख़ में महंगाई का ऐसा कभी रिकॉर्ड देखने में नहीं आया कि डॉलर कोई अब 225 रुपये पर आकर रुका है, जो 100 दिन पहले 180 रुपये पे था। पेट्रोल भी हमेशा से ज़्यादा यानी 228 रुपये, और महंगाई की शरह भी कोई 35 के कहते हैं। लेकिन हमारे हुकूमत के इक़्तिसादी मैनेजर मोहतरम मुफ्ता इस्माइल इस तमाम डॉलर की उड़ान का मलबा जो है वो सियासी सूरत हाल पर डाल रहे हैं। ज़रा उनका एक कमेंट सुने इस पर। डॉलर तेल के ख़िलाफ़ बढ़ता है, डॉलर गैस के ख़िलाफ़ बढ़ता है, डॉलर यूरिया के ख़िलाफ़ बढ़ता है, तो वो तमाम चीज़ें भी आहिस्ते आहिस्ते आप देख रहे हैं कि कम होती जा रही हैं। और इसी तरह पाकिस्तानी रुपया भी उसके सामने कम हुआ है। लेकिन इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पिछले 2 दिन में जो रुपया कम हुआ है उसके अंदर यहाँ पर सियासी सूरत हाल की बड़ा हाथ था। माशी ऐसी कोई सूरत हाल में मेरे उसमें नहीं नज़र में आती कि वजह से रुपए को इस तरह की मार लगनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि इस सियासी जो हलचल है उसकी ज़्यादा वजह है। जी मेरे साथ हैं मुमताज़ माहिर मईशत मोहतरम मुमताज़ आबिद सुलैरी साहब। और सुलैरी साहब, मैं आमतौर पर आपको सियासी तनाज़ात में नहीं डालना चाहता, लेकिन हुकूमत के इक़्तिसादी मैनेजर ये जो डॉलर की उड़ान है इसका एक बहुत बड़ा सबब सियासी बहरान भी ठहराते हैं। और बहरहाल एक ये तो हकीकत है ना कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना हो तो हमेशा मईशत गिरती है। सुलैही साहब जी, जाहिर है अगर सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो उसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी प्रिवेल करेगी, और इस अनसर्टेनिटी की वजह से यकीनी तौर पे मईशत जो है वो बराह रास्त भी मुतासर होती है और बिलवास्ता भी मुतासर होती है। आपके इन्वेस्टमेंट के डिसीजन, ये देखा जाना IMF की तरफ से फॉर एग्जांपल के 22 तारीख को क्या होता है, हुकूमत किसकी बनेगी, पंजाब में सूबे जो हैं वो सरप्लस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, वफाक पे ये कितना प्रेशर होगा, क्या वफाक के लिए मुमकिन होगा कि इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन और पॉलिटिकल प्रेशर में वो जो प्रायर एक्शंस हैं उन पर डिलीवर कर सके। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहरहाल एक इनका नेगेटिव इम्पैक्ट तो आता है, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि फिच और मोडी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो नेगेटिव कर दी, और इसके साथ इसका जो ब्रंट है वो रुपए की कद्र को भरना पड़ रहा। और पिछले 3 दिनों में हमने देखा कि ऑलमोस्ट 14-15 रुपए जो है वो रुपए की कद्र में कमी आई है डॉलर के मुकाबले में। लेकिन सही साहब, जब अभी आप खुद हम कह रहे हैं कि 31 अरब डॉलर के हमारे पास रिकॉर्ड तरसीलात आई हैं, और IMF हमें क्या दे रहा है, तो गालिबन 1.5 अरब डॉलर, ये 2 अरब डॉलर। वैसे तो मैं तालिब इल्म हूँ, मईशत का आदमी नहीं हूँ, तो इतना IMF पे हम हर चीज़ को डाल रहे हैं, यानी जो कुछ भी हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है। ये तो इसके और भी असबाब होंगे ना, जो और चीज़ों में जो महंगाई बढ़ रही है। सुलैही साहब देखिए, महंगाई बढ़ना और चीज़ है, और इस वक्त पाकिस्तान को IMF की ज़रूरत होना अलग चीज़ है, 2 अलग चीज़ें हैं। IMF की ज़रूरत इसलिए है कि IMF प्रोग्राम में जब आप आते हैं तो IMF अपना एक लेटर ऑफ कंफर्ट आपको देता है, जिसकी वजह से बाकी पूरी दुनिया आपके साथ मामलात करती है, खा वो वर्ल्ड बैंक है, वो ADB है, इवन दोस्त ममालिक जो हैं चाइना और सऊदी अरेबिया, वो भी उसी IMF के लेटर ऑफ कंफर्ट की बेसिस पे अपने रोल ओवर आपके पास रखवाते हैं, क्योंकि उस लेटर का मतलब ये होता है कि आप IMF प्रोग्राम में और आप डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो एकदम से इम्प्रूव कर जाती है। और अगर ये प्रोग्राम आपके पास नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसी इकॉनमी है जिसको शुतर बेमहार चली जा रही है, कोई पता नहीं कि एक आप डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर उसका बहुत बढ़ जाता है। तो जब हम IMF की बात करते हैं तो हम $1.5 बिलियन की या $2 बिलियन की बात नहीं कर रहे होते, हम ये बात कर रहे होते हैं कि उस फ्रेमवर्क में होने की वजह से बाकी तमाम जो एजेंसीज और बाकी तमाम लैंडर्स हैं वो भी हमारे साथ मामला तय करेंगे। और हमने देखा
देखा कि मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद कोशिश की, सऊदी अरेबिया से 2-3 दफ़ा रब्ता किया, चाइना के साथ रोल ओवर की बात की, चाइना ने कमर्शियल बैंक्स ने आपको लोन दे दिया लेकिन रोल ओवर अभी तक वहीं पे अटका हुआ है। तो IMF में जाके आपको बाकी लेंडर से जो है वो मिल जाएंगे जो रकूम उनसे मिलना है। दूसरा क्वेश्चन सर आपका क्या था? सॉरी मेरे जहन से निकल रहा वो। चले मैं बल्कि उससे ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम आप चले जो भी तबसरा कर रहे हैं उससे सॉरी टू से एक आवाम मायूसी हो रहे हैं। क्या आप हुकूमत को, पता नहीं आपसे मशवरा लेते हैं या नहीं लेते हैं, पहले तो लेते थे, कुछ अच्छी ग्रे से कुछ उम्मीद की किरण, और उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि फौरी इक़दाम क्या किए जाएँ? इम्पोर्ट बिल तो आप रोक नहीं पाए अभी तक। देखिए 2-3 इकदाम फ़ौरन करने की ज़रूरत है। पहले तो ये जो रुपए की कदर में जो कमी है, और ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा, उन्होंने कल भी कहा कि हमें समझ नहीं आ रही कि रुपया इतनी तेज़ी से क्यों गिर रहा है। तो ये एक ऑर्डरली मूवमेंट नहीं है, ये एक डिसऑर्डरली मूवमेंट है। और डिसऑर्डरली मूवमेंट का मतलब ये है, अगर आप स्टेट बैंक के रिवाइज्ड बिल को भी पढ़ें तो वहाँ भी उसका ऑब्जेक्टिव है कि अगर करेंसी में डिसऑर्डरली मूवमेंट होगी तो स्टेट बैंक उसमें इंटरवीन करेगा। तो स्टेट बैंक 2 तरह से इंटरवीन कर सकता है। अगर तो उसके पास रिजर्व हो तो वो अपने रिजर्व फॉरेन मार्केट में एक्सचेंज मार्केट में कैश करवा सकता है, जो कि उसके पास नहीं है, लेकिन कम से कम वो कमर्शियल बैंक्स को बुला के बिठा के उनके साथ एक डिस्कशन कर सकता है। वो जो मनी चेंजर्स हैं उनको बिठा के उनके साथ एक डिस्कशन कर सकता है। तो स्टेट बैंक को बहरहाल अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और उसको स्टेप्स लेना होंगे कि रुपए की कदर जो है इसको सहारा दिया जाए। लेकिन ये एक बैंडेज है, ये एक फर्स्ट एड हो गया। इसका जो मीडियम टर्म में सोल्यूशन है वो तो ये है कि इस वक्त सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए हुकूमत और अपोजिशन इनको आपस में बैठना होगा और इनके साथ तस्करी क़यादत को भी बैठना होगा कि एक आपकी ये सिक्योरिटी कंसर्न है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल होती है, एक इकनॉमिक सिक्योरिटी कौंसिल टाइप की चीज़ बनाएं जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला, जिसमें अस्करी क़यादत और जिसमें हमारी जो पार्लियामेंट में मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके नुमाइंदगान बैठें और ये कम से कम अगले 2-3 साल का रोड मैप बनाएं इकॉनमी के लिए कि डेट मैनेजमेंट पे क्या करना है, एनर्जी सेक्टर डेट के लिए क्या करना है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लिए क्या करना है, तिजारत का खसारा रोकने के लिए क्या करना है, और फिर किसी की भी हुकूमत हो वो उस पर अमल पैरा हो और दूसरी पार्टीज के चूंकि अगर मैं एक लाइन में आपसे और ज़्यादा पूछूं, क्योंकि आम लोग, लोअर मिडिल क्लास, बल्कि हमारे यहाँ तो 4 करोड़ से ज़्यादा लोग नीचे, जब वो ये देखते हैं कि जो अशराफिया है, अशराफिया में मैं सिर्फ हुकूमत को नहीं कहता, ओवरऑल उनके पजेरों की गाड़ियाँ वैसे ही, बंगले वैसे ही, खाने वैसे ही, शादियां वैसे ही, वही गवर्नर हाउस, वही वज़ीर हाउस, ऐवान सदर का बजट 1 अरब 5 करोड़। अभी मैं सुन रहा था एक सिंध के अफसर को इलाज के लिए $30 लाख दिए गए, $30 लाख जी हाँ। तो ये जब सुनते हैं तो उन्हें समझते हैं कि ये हकीकी तौर पर है नहीं क्राइसिस। सुरेश साहब देखिए, हमें या अपने 2 ही रास्ते हैं ना, या आप अपने रेवेन्यू बढ़ाएं या आप अपने अखराजात कम करें। और इस वक्त पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच चुका है, ये दोनों चीज़ें अपनाना पड़ेंगी। आपको अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना है और आपको अपने जो अल्ले तलल्ले हैं और स्पेशली जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं उनको कम करना होगा। और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ आना होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, खा वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है या वो GST है जो कि कंजम्पटिव टैक्स है, वो मैं भी वही दे रहा हूँ जो कि मेरा ड्राइवर या मेरा खानसामा दे रहा है। तो ये जुल्म है उन तमाम लोगों पर जो कि अदरवाइज टैक्स देने की उनकी वो जो है सालाना आमदनी वो उस टैक्स नेट में नहीं आती, लेकिन आप उनसे भी टैक्स चार्ज किए जाते हैं। तो हमें अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना और इस तरह के जो लल्ले तलल्ले हैं इनको ख़त्म करना होगा। हमें नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स को बड़ा सीरियसली कंट्रोल करना पड़ेगा। बांग्लादेश जो है वो हमसे ज़्यादा इस वक्त एक स्टेबल इकॉनमी है, उसके पास जो फॉरेन डायरेक्ट जो उसके रिजर्व्स हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा हैं। और आप देखिए कि उन्होंने एनर्जी राशनिंग शुरू कर दी, उन्होंने अपना एक दिन ऐसा मुकर्रर कर दिया जिसमें कि सारे पेट्रोल पंप उनके बंद रहेंगे। उन्होंने 2 घंटे की कंपल्सरी लोड शेडिंग शुरू कर दी है। खातर में छुट्टी जो है वो जल्दी शुरू कर दी क्योंकि वो एनर्जी बचाना चाह रहे हैं। एनर्जी नहीं, वो अपने डॉलर बचाना चाह रहे हैं। साहब, अगर
वो ये मैं कहता हूँ ना, अब आप जैसे फ़ुक़ाहाए दुर्वेश पता नहीं वहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, लेकिन बहरहाल जो आपने तो जो दो तीन चीज़ें बुनियादी बताई हैं, यकीनन इस पे इक़्तिसादी मैनेजर्स को और बड़ों को कंसीडर करना चाहिए। शुक्रिया सुरेश साहब, आप ने तशरीफ़ लेके आए हमारे प्रोग्राम में। और जनाब, एक मामले में अब मुझे लगता है कि जो गोरे और मगरब बड़े दावे करते थे, वहाँ भी गर्मी की ऐसी लहर आई है कि दफातर बंद होने लगे, कारोबार ज़िंदगी तबाह हो गया। इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे खुद नुमाइंदा होंगी लंदन से। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद करता है। और मगरब, ख़ास तौर पर लंदन और यूरोप, बल्कि पूरा अमेरिका कहें, ख़ास तौर पर यूरोप और लंदन हर एतबार से खुशकिस्मत हैं। दौलत वहाँ, मौसम वहाँ अच्छा और खुशहाली वहाँ, और तमाम जो गर्मी हो, ग़ुरबत हो, ये हमारे नसीब में। लेकिन पहली बार कहा जाता है कि तमाम गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए। हम लोग तो खैर आपको इल्म है कि एयर कंडीशन और फ़ैन और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन गोरों पर बड़ी मुसीबत आई। जुनूबिया लिहाज सब लंदन से में मौजूद हैं। जी जुनूबिया, आपको अभी गए हुए कुछ चंद माह हुए हैं और सर्द मौसम में ही गई होंगी, क्योंकि वहाँ तो 10 महीने सर्द मौसम रहता है। ये जो कैसा तजर्बा रहा, गालिबन 38-40 रिकॉर्ड रहा। सड़कें मैं देख रहा हूँ सुनसान हो गई, लोग दफ्तर नहीं जा रहे, कारोबारी ज़िंदगी बर्बाद नज़र आया। जुनूबिया जी मुजाहिद साहब, 18 और 19 जुलाई यानी कल और परसों, पीर और मंगल के दिन बरतानिया के दर्जा हरारत रिकॉर्ड करने के गर्म तरीन दिन थे, जब यहाँ 34 से ज़ायद इलाकों में 40.3 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। इसके असरात लोगों के ऊपर और यहाँ के माहौल के ऊपर बहुत संगीन और गैर मुतवक्को थे। एयरपोर्ट रनवे पिघलने की वजह से बंद कर दिए गए, रेलवे फ्लाइट्स मौखिर हो गईं और स्कूल के बच्चों को छुट्टियां दे दी गईं। लोगों ने घरों से काम करने को तरजीह दी। दुकानें और रेस्टोरेंट्स तो सिरे से खुले ही नहीं, सिर्फ शाम सूरज ढलने के बाद उन लोगों ने अपना काम शुरू किया। यहाँ के दर्जा हरारत बढ़ने के बाद लोगों ने स्विमिंग पूल्स, नहरों और नदियों का रुख किया और अपने आप को हर मुमकिन हद तक ठंडा रखने की कोशिश की, अपना दर्जा हरारत बढ़ने से काबू पाने की कोशिश की। और ये तरीक़ा था इनका इस गर्म तरीन हीट वेव को सहने का, बर्दाश्त करने का, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हाँ, तो जुनूबिया ये ज़रा बताइए, क्योंकि यहाँ तो आप अभी कुछ अर्से पहले गई हैं कि लंदन में तो पाकिस्तान में तो पंखे हम लगाते हैं, एयर कंडीशन करते हैं। मैं तो कई बार गया हूँ, वहाँ तो कोई रिवाज नहीं है, ना पंखे ना एयर कंडीशन। तो कैसे गुजारा किया ये 40 डिग्री में लोगों ने? जी मुजाहिद साहब, यहाँ के लोग इसका मुकाबला कैसे करेंगे इस हीट वेव का, क्योंकि महकमा मौसमियात बरतानिया के मेट ऑफिस के मुताबिक ये वन ऑफ नहीं था, ये एक मरतबा नहीं था। अब ये हर साल यहाँ पे हीट वेव का एक दौर आएगा, कुछ दिन आएंगे जब दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाएगा और लोगों को उससे बचने के लिए और उसका आदी होने के लिए कई तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ एयर कंडीशनिंग तो दूर की बात है, लोग पंखे भी बमुश्किल ही इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी हाउस होल्ड में आप जाएं तो आपको इस साइज़ के पंखे नज़र आएंगे जो कि लोग आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जब मैंने पहली मरतबा इस पंखे को देखा तो मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि हम कराची में तो पंखे इस्तेमाल करते हैं, बल्कि एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन हर घर के अंदर वहाँ पे एयर कंडीशनिंग होती है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। और यहाँ पे लोगों का जो अब लाहा अमल होगा, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो या तो बैरून मुल्क सफ़र करेंगे गर्मी से बचने के लिए, या अपने घरों में पंखे और एसी लगवा लेंगे हम कराची वालों की तरह। और एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगी कि इस हीट वेव का इतना शदीद यहाँ पे एक कहते हैं कि हमला था कि ईस्ट लंदन के एक गांव में ऐसी आग लगी कि 100 से ज़ायद लंदन फायर ब्रिगेड के फायर फाइटर्स उस आग को बुझाने में मसरूफ़ रहे। और लंदन के मेयर सादिक खान के मुताबिक वर्ल्ड
वर्ल्ड वॉर II यानी दूसरी जंग अजीम के बाद से अब तक का ये उनका मसरूफ तरीन दिन था, जब उनको 2500 से जायद आग लगने के वाकयात की फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई। शुक्रिया जुनूबी इलियास जो हमारी GTV टीम का यहाँ पर कराची में यानी पाकिस्तान में हिस्सा होती थी, अब लंदन में है और आपने देखा कि गाहे बगाहे हमें रिपोर्टें देती रहती हैं और पहली बार कहती हैं कि लंदन में इतनी शदीद गर्मी आई। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।